नमस्कार दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि की चर्चा की और आपको ये भी बताया कि स्वर संधि को देखते ही कैसे आप पहचान लेंगे। और मैंने आपसे कहा था स्वर संधि के बाद हम विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे, तब व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने इस हिंदी व्याकरण के लेक्चर में हिंदी जो है विसर्ग संधि की चर्चा करते हैं। देखिए दोस्त, विसर्ग संधियां जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले विसर्ग संधि लूंगा, क्योंकि विसर्ग संधि में हमने कुछ काम बड़े अच्छे किए। जैसे जब मैं विसर्ग संधि आपको पढ़ाऊंगा तो यहां मैंने क्या किया है, कुछ सूत्र अपने से बनाए, ट्रिक वाले सूत्र, जुगाड़ वाले सूत्र। और उन सूत्र, चूंकि देखिए विसर्ग संधि में, स्वर संधि में क्या होता है, आपको नियम आना चाहिए प्लस संधि करने का तरीका भी आना चाहिए ना। तो लेकिन विसर्ग आदि संधियों में, व्यंजन या विसर्ग संधि में क्या होता है कि आपको केवल नियम याद होने चाहिए बस। यहां संधि करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्यंजन या विसर्ग संधि में एक वर्ण में परिवर्तन होता है। जैसे विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है, व्यंजन संधि में उस व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन होता है, बाकी सबका सब ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। इसमें जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती ना। ये नहीं हमें ध्यान देना है कि दूसरा पद का प्रथम वर्ण यहाँ शामिल रहेगा या हटके चला जाएगा, इस तरह की चीजें यहां नहीं ध्यान देना है। तो व्यंजन और विसर्ग संधि में संधि करना बहुत आसान होता है, या उसका विग्रह करना भी आसान होता है। बस जरूरत है तो केवल दो चीज की, कि आपको यह ध्यान देना है कि शुद्ध शब्द कौन से हैं, और दूसरा चीज आपको नियम याद रखना चाहिए। तो नियमों को याद कराने के लिए हमने आपको कुछ जुगाड़ बनाए हैं, कुछ जुगाड़ू सूत्र बनाए हैं, और उन सूत्रों से मैं विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा। तो आइए एक सूत्र की व्याख्या करते हैं और आगे की बात करते हैं। जैसे हमारा पहला सूत्र है, क्या हमने सूत्र जो है पहले, अच्छा चलिए हम यहां ये देख लें कि विसर्ग संधि कहते किसको है। सही बात है, तो पहले ये देखना चाहिए भाई विसर्ग संधि क्या है। तो विसर्ग संधि का मतलब है विसर्ग की संधि। विसर्ग संधि माने जैसे स्वर संधि मतलब स्वरों की संधि, तो यहां विसर्ग की संधि, विसर्ग संधि माने विसर्ग की संधि। अब आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई वहां तो स्वर संधि में यह था कि पहले पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो सकता है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो सकता है। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर ये पहला पद है तो यहां भी स्वर आ सकता है, यहां भी स्वर आ सकता है। लेकिन विसर्ग संधि में एक समस्या है, क्या कि विसर्ग हमेशा किसी वर्ण के अंत में लगता है। आप जानते हैं जैसे रामः, पावकः, तो अब ये विसर्ग शुरू में तो लग नहीं सकता। तो इसका मतलब यहां तो विसर्ग हो सकता है पहले पद के अंतिम वर्ण में, लेकिन दूसरे पद के प्रथम वर्ण के रूप में विसर्ग कभी नहीं आ सकता। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि दूसरे पद के प्रथम वर्ण के रूप में आएगा क्या। तो भाई संधि में तीन ही चीज भाग लेती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो अगर विसर्ग नहीं आएगा तो या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा। तो सीधी सी बात है। देखिए हमने इसी से कितना सही आपको सारी परिभाषा समझा दी, केवल विसर्ग संधि नाम से। विसर्ग संधि माने विसर्ग की संधि। अब विसर्ग की संधि तो ठीक है, तो क्या पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण दोनों विसर्ग होगा जैसा स्वर संधि में हुआ था। तो हमने तुरंत बताया कि पहले पद का अंतिम वर्ण तो विसर्ग हो सकता है, लेकिन दूसरे पद का प्रथम वर्ण विसर्ग नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब पहले पद का प्रथम वर्ण जो है अंतिम वर्ण विसर्ग हो, तो तुरंत प्रश्न उठा कि दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होगा। तो भाई संधि में तीन ही चीज हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो अगर विसर्ग नहीं होगा वहां तो या तो स्वर होगा या तो व्यंजन। कितनी आसान परिभाषा निकल गई, ये एकदम कुछ करना ही नहीं, सीधे परिभाषा निकली कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा और दूसरे पद का प्रथम वर्ण या तो कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो। मतलब यहां तो विसर्ग आएगा, लेकिन यहां जो वर्ण आएगा ये या तो कोई स्वर होगा और या तो कोई व्यंजन होगा। तो जब पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, दूसरे पद का प्रथम वर्ण चाहे कोई स्वर हो चाहे कोई व्यंजन हो, तो उसे जो है विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए मैंने यहां बता दिया, प्रथम पद का ये अंतिम वर्ण है, ये यहां कंफर्म है कि विसर्ग होगा, एकदम तय है। अच्छा एक चीज और है, स्वर में एक चीज और थी कि भाई स्वर 11 होते हैं, बदलते रहे, लेकिन विसर्ग तो एक ही होता है। तो इसलिए इस तरह से हमारी संधि आसान भी है कि यहां फिक्स है, हमेशा विसर्ग होगा। अब यहां कोई स्वर होगा या कोई व्यंजन होगा, तो इसे कहेंगे विसर्ग संधि। तो आइए विसर्ग संधि के पहले नियम की ओर चलते हैं। और विसर्ग संधि का पहला नियम है, जो सूत्र है, चाय छान संकर, च छ स ना, चाय छान संकर। कहने का मतलब देखिए, अब यहां एक चीज तो फिक्स है
क्या कि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा। यहां हमें सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह पहले से तय है कि विसर्ग संधि में प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो सदैव विसर्ग होगा, तो इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। तो सीधी सी बात है दोस्त कि यह तो तय है कि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा। अब सूत्र क्या बनाया हमने जुगाड़ वाला, चाय छान शंकर। अब इसमें आप क्या करिए, प्रथम वर्ण को अंडरलाइन कर लीजिए तीनों के, चाय छान में च, छान छ, शंकर में स। कहने का मतलब अब इससे जुगाड़ बनेगा क्या, ये तो हम कंफर्म जान रहे हैं कि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा। तो अब हमें यह देखना है कि दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होगा, और जो फाइनल पद बनेगा वो क्या हो सकता है, या उसमें जो नवीन वर्ण का निर्माण होगा वो नवीन वर्ण कौन सा होगा। तो अब आप यहां देखिए च छ स। अब आप जान रहे हैं च छ ये दोनों एक साथ आते हैं, और कभी भी नवीन वर्ण दो तो बनता नहीं, हमेशा एक बनता है। बात मेरी गौर से समझिएगा कि ये तो तय है कि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हुआ। अब यहां है च छ स, तो इस च छ स में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि च और छ जो है एक साथ आ रहे हैं, और नवीन वर्ण कभी दो तो बनता नहीं, हमेशा एक बनता है। भाई अगर एक से अधिक रहेगा तो एक साथ रहेगा, अलग अलग तो दो बनेगा नहीं, तो एक ही बनता है। जब एक बनता है तो कंफर्म है कि च छ तो नहीं बनेगा। तो च छ नहीं बनेगा तो च छ कहां आ जाएगा, दूसरे पद के प्रथम वर्ण के रूप में। तो देखिए कितना आसान है, इसी से निकल गया कि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा, दूसरे पद का प्रथम वर्ण यदि च छ हो तो विसर्ग। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, विसर्ग संधि में जहां भी कोई परिवर्तन होगा सदैव विसर्ग के स्थान पर होगा। इसे एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, आगे इसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधा बता देंगे कि हाँ ये बनेगा। तो आप जान जाइएगा कि जो भी परिवर्तन होगा वो विसर्ग के स्थान पर होगा। हाँ अगर विसर्ग से अलग कहीं परिवर्तन होगा तब उसे स्पेशली आपको बताया जाएगा कि देखिए यहाँ विसर्ग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इसलिए इसे याद रखिएगा। तो अब यहाँ दिमाग में बिठा लीजिए कि विसर्ग संधि में जो भी परिवर्तन होगा, जो भी नवीन वर्ण आएगा वो सदैव विसर्ग को हटाकर उसकी जगह पर आएगा। तो देखिए अब कंफर्म है कि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण च छ है। तो जो है विसर्ग अगर ऐसा बनता है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, और आप जान रहे हैं स बनेगा तो नवीन वर्ण। और मैंने आपको स्वर संधि में ही ये बात बताई थी कि जब भी कोई व्यंजन बनता है, चाहे वो स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, जब भी कोई व्यंजन बनता है वो सदैव और सदैव आधा बनता है। सदैव और सदैव क्या बनता है, आधा बनता है। तो जैसे ही स बनेगा हम उसके नीचे हलंत लगा देंगे। देखिए कितना आसान हो गया पहला रूल कि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा, दूसरे का प्रथम वर्ण यदि च छ में से कोई एक हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा स हो जाता है। एक याद हो गया। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने स्वर संधि में आपसे कहा था ई उ री री हमेशा एक साथ होते हैं, वैसे भी ये प्रायः तीनों एक साथ होते हैं। तो जुगाड़ से एक सा याद हो गया। अब देखिए क ख ग घ अंगा तो हमने लिया नहीं, च वर्ग का प्रथम वर्ण है च और छ, तो च वर्ग का दो वर्ण लिया। बिल्कुल नेक्स्ट हमें याद रखना है कि विसर्ग के बाद ट ठ लेना है, और ट ठ लेना है तो स बनेगा, और त थ लेना है तो स बनेगा। यहां एक खास बात और है, देखिए च छ का जो उच्चारण है वो तालव्य के साथ है, ये दोनों एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं। इसी तरह से शेष इसी में जो दो स बनेंगे उनके उच्चारण स्थान के प्रथम वर्ण रहेंगे, तो ये सब मूर्धा हैं और ये दोनों दंत हैं। कहने का मतलब ये है कि एक स को हम जुगाड़ से याद कर लेंगे, फिर याद रखेंगे कि जो पहले नियम में एक स बनता है उसी में तीनों स बनते हैं। अब वहां दूसरे पद का प्रथम वर्ण कौन होगा, तो एकदम आसानी से याद रखना है जो स है, जैसे तालव्य स है तो उसके वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण होगा च छ, यदि मूर्धन्य स है तो उसके वर्गीय व्यंजन ट ठ, और यदि दंती स है तो उसका वर्गीय व्यंजन त थ, और सब में प्रथम पद विसर्ग होगा। कितना आसान है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कितना आसान है। तो सीधा सा नियम बना कि यदि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण च छ हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा तालव्य श हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि च छ और ये जो तालव्य स है इनका एक ही उच्चारण स्थान है। सेम इसी तरह से यदि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ट ठ में से कोई एक हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है। और यदि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, दूसरे पद का प्रथम वर्ण त या थ में से कोई एक हो
तो विसर्ग के स्थान पर आधा दंती स हो जाता है। ये है नियम नंबर 1, जिसके 3 उपभाग हैं और इसका मैंने आपको जुगाड़ भी बता दिया। आइए इसके कुछ उदाहरण लेकर आपको दिखाते हैं। जैसे हरि धन चंद्र, हरि बहुत पूछा जाता है और याद रखिएगा जब भी ये पूछा जाए स्तुत्व संधि के चक्कर में मत पड़िएगा। स्तोश्चुनाश्चु से बहुत से लोग जो है इसे स्तुत्व संधि से व्यंजन संधि मार देते हैं। कतई नहीं, ये जहां भी प्रश्न पूछा गया है सदैव विसर्ग संधि ही उत्तर आया है, इसलिए हमेशा इसमें विसर्ग लगाइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया मैंने आपको। हरि धन चंद्र, अब हम देख रहे हैं पहले पद का अंतिम वर्ण हमारा विसर्ग है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, च है। तो हमने देखा कि यदि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और यहाँ च छ में से कोई एक आए तो विसर्ग के स्थान पर आधा स हो जाता है। बस काम खत्म, कुछ करना ही नहीं है। विसर्ग हटाइए, आधा स लिख दीजिए, खत्म। इसमें स्वर संधि की तरह झमेला नहीं पालना है कि आ मिलेंगे तो ई बनेगा तो ऊ बनेगा, कौन क्या, कुछ नहीं। सीधा विसर्ग हटाइए। जैसे हरि था तो यहाँ विसर्ग था तो विसर्ग हटाकर उसकी जगह बना हुआ आधा स लिख दीजिए और चंद्र को ज्यों का त्यों जोड़ दीजिए, हरिश्चंद्र। एकदम आसान। इसी तरह से देखिए निधन छल, अब यहां पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग है और विसर्ग के बाद छ है। तो विसर्ग के बाद यदि च छ में से कोई आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। तो कुछ नहीं, विसर्ग हटाकर स लिख के जोड़ दीजिए, निश्चल बन गया। इसी तरह से दुह धन ट, बहुत अच्छा शब्द है, खूब पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दुह धन ट, अब देखिए यहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण ट है। तो ऐसी स्थिति होने पर विसर्ग जो है वो मूर्धन्य श में बदल जाता है। तो कुछ नहीं, विसर्ग हटाइए, मूर्धन्य स लिख करके खत्म कर दीजिए, दुष्ट। इसी तरह से दुह धन तर, अब देखिए यहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, यहां द्वितीय पद का प्रथम वर्ण त है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो विसर्ग के स्थान पर आधा दंती स होता है। तो विसर्ग हटाकर आधा दंती स लिख के जोड़ दीजिए, दुस्तर। इसी तरह से निह धन छल, अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण छ है। इसका मतलब ये विसर्ग हट जाएगा और इसकी जगह बन जाएगा आधा स और ये बन करके बन जाएगा निश्चल। ठीक, तो इस तरह से दोस्त बहुत ही आसान है, यह बहुत ही सरल है। बस मैंने जो जुगाड़ आपको बताया उस जुगाड़ से एक याद रखिएगा, पहला वाला। और जब पहला वाला याद रखिएगा तो तुरंत ये याद रखिएगा कि एक स बना तो दोनों स और बनेंगे। फिर उनके साथ वर्ण कौन सा लेना है, जो जिसका उच्चारण जहां से होता है उसी में जो वर्गीय व्यंजन है उसी का पहला दूसरा वर्ण साथ में रखना है। एकदम आसान। चलिए नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नियम हमारा है नियम नंबर 2, विसर्ग स 3 नहीं बनेगा नवीन। अब आपको लगेगा कि यार ये कैसा नियम बनाया गुरुजी ने, विसर्ग स 3 नहीं बनेगा नवीन। देखिए अब आप जानते हैं नवीन का मतलब नया होता है। तो विसर्ग ये तय है कि पहले पद का विसर्ग संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा। विसर्ग स 3 माने तीनों स। देखिए अब ये स 3 का मतलब क्या है, स 3 का मतलब है तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स। ठीक, विसर्ग स 3 माने तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स। ठीक, कहने का मतलब यदि विसर्ग के बाद तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स में से कोई एक हो तो नहीं बनेगा नवीन। नवीन माने नया, तो कोई नया वर्ण नहीं बनेगा। जैसे वहां आपने देखा विसर्ग के बाद च छ आया था तो एक नया वर्ण स बन गया, तालव्य स। यदि ट ठ आया तो एक नया वर्ण मूर्धन्य स बना। यदि त थ आया तो एक नया वर्ण जो है दंती स बना। लेकिन यहां कह रहे हैं यदि विसर्ग के बाद जो है तीनों स में से कोई स आए तो कोई नया वर्ण नहीं बनेगा। अब प्रश्न, चलिए हमने रट तो लिया भैया कि विसर्ग स 3 नहीं बनेगा नवीन, मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, दूसरे पद का प्रथम वर्ण तीनों स में से कोई स हो तो कोई नया वर्ण नहीं बनेगा। तो अगर नया वर्ण नहीं बनेगा तो संधि कैसे होगी, तुरंत हमारा दिमाग काम करेगा। तो संधि होगी कैसे, तो संधि इस तरह से होगी कि कोई नया वर्ण नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, या तो विसर्ग सहित दोनों पदों को ज्यों का त्यों लिख देंगे, मतलब बीच से प्लस का चिन्ह हटा के ज्यों का त्यों लिख देंगे, या ये करेंगे कि जो विसर्ग है उसे हटाने के लिए जो स आया है उसी स को आधा करके
करके एक बार और लिख देंगे और विसर्ग को हटा देंगे। मतलब इसमें एक ही संधि से दो शब्द बनेंगे। एक शब्द वो बनेगा जिसमें विसर्ग सहित होगा और एक शब्द वो होगा जिसमें विसर्ग के स्थान पर जो स आया है वही आधा और हो जाएगा, आधा ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, यदि विसर्ग के बाद तीनों स में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं, अथवा विसर्ग के स्थान पर आया हुआ वर्ण, और आया हुआ वर्ण होगा कौन, तीनों स में आधा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, बहुत आसान नियम। विसर्ग स तीन नहीं बनेगा नवीन, याद करिए। यदि विसर्ग के बाद तीनों स में से कोई शब्द स हो तो नया नहीं बनेगा। तुरंत आपका दिमाग कहेगा कि भैया नया नहीं बनेगा तो संधि कैसे होगी। तो संधि इस तरह से होगी कि या तो प्लस को बीच से हटा के दोनों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाए एक साथ करके, और या तो प्लस को हटाया जाए, विसर्ग को भी हटाया जाए और विसर्ग की जगह जो स दूसरे पद का प्रथम वर्ण है उसी को आधा करके फिर से लिख दिया जाए। अब उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। जैसे देखिए लिखा है दुह धन शासन। अब हम यहां देख रहे हैं कि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण स है। इसका मतलब हमारा नियम जो है वो फॉलो कर रहा है। तो अब सीधी सी बात है कि नया कोई वर्ण नहीं बनेगा, सीधे सीधे या तो यही प्लस का जो चिन्ह है, योग का जो चिन्ह है, इसी को हटा दीजिए। जब हटा दीजिए तो सीधा सीधा दुह शासन, भाई इसको हटाते ही डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। या क्या करिए, जो ये विसर्ग का जो प्लस का चिन्ह है इसको हटाने के लिए क्या करिए, विसर्ग जो है इसी के स्थान पर जो स यहां आया है इसी स को एक बार आधा करके और लिख दीजिए। तो दु विसर्ग के स्थान पर तालव्य स का आधा रूप शासन, दुशासन। अब इन दोनों में से जो भी विकल्प में दिया होगा वही आपका सही उत्तर होगा, नंबर एक। नंबर दो, अब आपके मन में यह बात भी आ सकती है कि अगर दोनों विकल्प में दिया हो तो ध्यान रखना दोस्त, दोनों विकल्प में एक साथ नहीं आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। और अगर दोनों आएगा तो ऐसा ऑप्शन आएगा कि ए, जैसे ए दिया दुशासन, बी दिया दुशासन, सी दिया मान लीजिए यहाँ दंती स करके दे दिया दुशासन, और डी दे दिया ए और बी दोनों, तब आपका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। इसी तरह से आइए और उदाहरण देखते हैं। जैसे निधन संदेह। अब यहां देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण स है ना। तो अब हम तुरंत क्या करेंगे कि हमने देख लिया कि विसर्ग के बाद स आया है, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होना है। या तो यही प्लस हटा के विसर्ग सहित उत्तर तुरंत देखें कि निसंदेह लिखा है उत्तर में, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। अब विसर्ग हटाइए और इसी स को यहां आधा जोड़ दीजिए तो निसंदेह हो गया। अब हमें देखना यह है कि दोनों में कौन सा उत्तर सही दिया हुआ है। तो निसंदेह निसंदेह दोनों दिया हुआ है, जो भी इसमें से विकल्प मिलेगा वही आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निधन स्वार्थ। निधन स्वार्थ। अब देखिए यहां भी विसर्ग है, विसर्ग के बाद स है। तो अब हम क्या करेंगे, जो है विसर्ग के बाद स है तो या तो ये प्लस हटा के डायरेक्ट लिख देंगे निस्वार्थ, या क्या करेंगे विसर्ग हटा के इसी की जगह इसी स को आधा और लिख देंगे। तो निस्वार्थ में दो आधा सा ये शब्द वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है, क्योंकि ये इस तरह से पूछा जाता है, निस्वार्थ निस्वार्थ ना। और आपको पता है हम इसको निस्वार्थ नहीं निस्वार्थ पढ़ते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग बताते हैं कि यही सही, जबकि ये गलत है। तो इसको वर्तनी शुद्धि भी याद कर लीजिएगा। चलिए इसी तरह से चतुर्धन षष्ठी। अब देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, यहाँ स है, तो सीधी सी बात है कुछ नहीं करना, प्लस हटा के या तो चतुष्षष्ठी ज्यों का त्यों लिखिए या इसकी जगह इसी स को आधा करके चतुष्षष्ठी कर दीजिए। बात स्पष्ट, नियम नंबर 2 स्पष्ट हो गया। चलिए अब हम लोग जो है चलते हैं और देखेंगे विसर्ग संधि का नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है, विसर्ग की कफ ज्यों की त्यों खप। देखिए ये सूत्र लिखा हमने, विसर्ग की कफ ज्यों की त्यों खप। अच्छा आपको यह तो भली प्रकार याद है कि विसर्ग संधि में जो पहला वर्ण होता है वह सदैव और सदैव विसर्ग ही होता है, विसर्ग को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं होता है। तो यह तो तय है, अगर विसर्ग के पहले कुछ लगाना होगा या प्रथम वर्ण में कुछ और आना होगा तो वो नियम में दिया जाएगा। तो यहां तो ये तय है कि पहले पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो विसर्ग होगा। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, क फ
और ख प। देखिए ये हमने कफ और खप जो है ये लिखा था आपका नियम में क ख और प फ, क ख और प फ, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा सूत्रात्मक रूप देने के लिए तोड़ दिया और लिख दिया विसर्ग की कफ ज्यों की त्यों खप। अब इसी से पूरा नियम निकल गया। क्या? यदि पहले पद का, देखिए तय है कि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, इसमें बात ही नहीं करना। तो यदि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क ख या प फ में से कोई भी वर्ण आता है तो ज्यों की त्यों, मतलब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा। अर्थात बीच से केवल प्लस को हटाकर पूरे वर्णों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया, मैंने कितना आसान हो गया दोस्त। हमने कहा विसर्ग की कफ ज्यों की त्यों खप, ये खप जो है ये क ख और प फ के साथ है, और ज्यों की त्यों कहने का मतलब यदि विसर्ग के बाद क ख या प फ में से कोई वर्ण आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल बीच से प्लस को हटा दिया जाएगा और जो विसर्ग है वो बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। अब यही नियम है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो? विसर्ग हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क ख या प फ में से कोई एक हो तो दोनों पदों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। अर्थात बीच से केवल ये पहले पद का अंतिम वर्ण है, ये विसर्ग है, ये प्लस है, ये क ख या प फ है, कुछ नहीं करना, केवल यही प्लस हटा देना है, ज्यों का त्यों जोड़ के लिख देना है। चलिए उदाहरण देखते हैं तो आगे आपकी जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे उदाहरण अगर हम उदाहरण ले लें, रजह धन कण। अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद क है कि नहीं? तो कुछ नहीं, पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क है, तो कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल बीच से प्लस हटाइए, जोड़ दीजिए रजह कण। अब आप देखते होंगे जहां भी रजह कण लिखा रहता है ऐसे ही लिखा रहता है ना। इसी तरह से प्रातः धन काल, प्रातः धन काल। अब देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, यहां क है ना, इसका मतलब कुछ नहीं करना, विसर्ग के बाद क ख या प फ में से कोई एक है तो हमें कुछ करना ही नहीं, सीधे सीधे प्लस हटा करके इसको डायरेक्ट लिख देना है प्रातः काल ना। अब देखिए आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं, जैसे ही हमने हटाया तुरंत वहां जो है विसर्ग हटा करके डायरेक्ट हमने जो है लिख दिया। ठीक, जैसे एक उदाहरण हम और लेते हैं, अंतः धनपुर। अब यहां देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण प है ना, इसका मतलब कुछ नहीं करना, सीधा प्लस हट गया, अंतः पुर, अंतः धनपुर, अंतःपुर, है कि नहीं? तो इस तरह से जो है आप यहां देख रहे हैं कि कितना आसान है। केवल नियम याद करिए, बस नियम दिमाग में रखिए कि किस तरह से जो है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक, तो बहुत ही आसान है, सीधे सीधे हमें केवल ये देखना है कि जैसे एक उदाहरण फ का भी आपको दे दूं, जैसे अधः धन फलित। अब देखिए आप जहां भी देखते होंगे अधः फलित यूं ही लिखा रहता है,
क्यों लिखा रहता है? क्योंकि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण फ है। इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं आना है, डायरेक्ट प्लस हट जाएगा और प्लस के स्थान पर हटा करके दोनों को ज्यों का त्यों। तो 3 नियम आपने पढ़े और तीनों बहुत ही आसान तरह से मैंने आपको समझाया। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जो सूत्र मैंने छोटे छोटे लिखे हैं उनको रट डालिए और एक बार उनका विस्तार करना सीख लीजिए। विसर्ग संधि में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आगे की चर्चा करेंगे, आगे के नियमों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।